बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट? इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी ज़ीरो, एक्सप्लेन। ये मैंने पूरा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट्स, मैंने इसको डॉटेड लाइन में लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने इसका पूरा शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आप पढ़ सकते हैं। तो इसका सवाल का मतलब क्या है कि अगर एक भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में से ऐसा कंपोनेंट है जो ज़ीरो नहीं है तो क्या उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, इसके आंसर की थ्योरी को समझने से पहले हमें इस आंसर को समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दरअसल किसके बराबर होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड है 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब उसने कहा है कि कोई एक कंपोनेंट ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है। तो फ़र्ज़ करें ए एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं है, लेकिन ए वाई भी ज़ीरो है और ए जेड भी स्टूडेंट्स क्या है? ज़ीरो। तो आप इनकी वैल्यूज़ अगर पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, ये ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ए एक्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर एक भी कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट्स में से एक भी कंपोनेंट ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाए तो फिर उसके तमाम कंपोनेंट्स को ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो इसकी थ्योरी की तरफ अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी थ्योरी क्या है, इसका आंसर हमने बताना है। नो, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी ज़ीरो, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी ज़ीरो ओनली। इसकी रीज़न बताई हुई है कि उस वक्त ज़ीरो होगा व्हेन ऑल इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और आर ज़ीरो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ए एक्स, ए वाई और ए जेड जब तीनों ज़ीरो हो जाएंगे तब इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है वो उसका फार्मूला हम लोग अभी देख। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फार्मूला स्टूडेंट ये है, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब हम कहते हैं कि इन तीनों में से ए वाई और ए जेड तो ज़ीरो हैं, लेकिन ए एक्स का मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा? ए एक्स के बराबर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसका मतलब है ए का मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं होगा। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.5 है आपकी एक्सरसाइज का। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.5 स्टूडेंट्स क्या कहता है कि कैन अ वेक्टर हैज़ कंपोनेंट्स ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड? क्या वेक्टर के कंपोनेंट्स उसके मैग्नीट्यूड से बड़े हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको फिर से ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का क्या फार्मूला है। तो आपने पढ़ा हुआ है मैग्नीट्यूड का जो हमारे पास फार्मूला होता है, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक हो गया स्टूडेंट। और उसके अलावा अगर हम वेक्टर ए को देखें तो ए वेक्टर हमारे पास होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के बराबर, अगर हम 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखें कि जो हमारे पास वेक्टर ए है वो 2 कंपोनेंट्स को प्लस करने से आंसर हमारे पास वेक्टर ए आ रहा है, या जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 2 कंपोनेंट के स्क्वायर के को प्लस करके उसका स्क्वायर रूट लेने से आ रहा है। तो अगर हम लोग कहें कि हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है, फ़र्ज़ करें ए एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाए 3 और ए वाई की वैल्यू आपके पास हो जाए 4। आप ये वैल्यूज़ अगर इस फार्मूला में पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और आपके पास इसका स्क्वायर रूट। तो आंसर आपके पास 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 आ जाएगा।
तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने आंसर निकाल लिया, ए मैग्नीट्यूड जो है वो 5 के बराबर है, जो कि ए एक्स से यानी 3 से और ए वाई यानी 4 से दोनों से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो ग्रेटर हो सकें। तो इसी बात को मैं अब आपको समझाऊंगी थ्योरेटिकली। हाँ जी, थ्योरेटिकली स्टूडेंट्स क्या है, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपको पता है कि वो कंपोनेंट्स जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो ए एक्स और ए वाई जो हैं ये दरअसल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं एक वेक्टर ए के। तो इसीलिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बड़े नहीं हो सकते। इट मे इक्वल टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, हो सकता है कि ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएं। कैसे, अगर मैं स्टूडेंट्स अब जैसे ये आपको एग्जांपल दे रही थी, तो इसमें मैं अगर कह दूं कि ए एक्स जो है वो मेरे पास 0 हो गया है और ए वाई जो है वो 5 हो गया है, तो फिर से आपके पास आंसर जो है वो ए 5 के बराबर हो जाएगा। यानी आपके पास ए जो है ये बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक है, तो यहाँ से हमने अंदाज़ा लगाया कि या तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं ये ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकते हैं या फिर इससे कम हो सकते हैं, इससे बड़े नहीं हो सकते। तो इट में इक्वल टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अदर देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेकिन अगर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं हैं तो हो सकता है कि वो जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से बड़े हों। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ हम स्टूडेंट्स चलते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दरअसल क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ गिवन बाय द फार्मूला। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का फार्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ए स्क्वायर जो है ये बड़ा और बराबर हो सकता है ए एक्स स्क्वायर से, और ए स्क्वायर बड़ा और बराबर हो सकता है ए वाई स्क्वायर से अलग अलग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स या a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए वाई। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चला मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैन बी इक्वल और लेस देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। हो सकता है वो बराबर हो या फिर कम हो, लेकिन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़े नहीं हो सकते। ये इसकी रीज़न है। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.6। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू। क्या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्केलर्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि स्केलर्स में दरअसल सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, स्केलर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। किसी भी अगर वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे सवाल पूछा गया है कि क्या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो सकता है। तो स्टूडेंट्स फिर से वही एग्जाम्पल दूंगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर ए एक्स आपके पास 3 है और ए वाई अगर 4 है तो इनकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर आता है, ए मैग्नीट्यूड का आंसर आता है +-5। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज आएंगी। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें, मैग्नीट्यूड जो है ये दरअसल लेंथ को जाहिर कर रहा होता है, तो लेंथ को हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, लेंथ को हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। इसमें +5 है और -5 है, तो हम -5 को इग्नोर कर देंगे और +5 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो थ्योरी इसकी है जी, नो इट कैन नेवर बी नेगेटिव।
मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। पहले आप लोगों ने स्टूडेंट्स यस या नो में आंसर देना होता है, उसके बाद अब इसकी रीजन हम बताएंगे ऐसा क्यों है। बाय डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का हो वो हमेशा क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, यानी एक नंबर को जाहिर कर रही होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि +-5 नंबर आया है, तो 5 एक नंबर होने की वजह से, एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया हुआ है कि ax अगर आपके पास 3 है और ay अगर आपके पास -2 है, फर्ज किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखें ax² + ay² और इसका स्क्वायर रूट, ये 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर आएगा। -2 का स्क्वायर जब आप लेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आंसर फिर से 9 + 4 13 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो वो प्लस माइनस में आएगा और पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड दरअसल क्या होता है, एक लेंथ होती है, तो लेंथ को हमेशा हम पॉजिटिव साइन देते हैं। दैट्स व्हाई इन दिस केस वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और हमेशा हम कौन सा लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.7। हाँ जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.7 है हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.7 में क्या सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये आंसर इसका आ जाए नल वेक्टर, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ 2 वेक्टर्स। तो इस वेक्टर a के कंपोनेंट्स और वेक्टर b के कंपोनेंट्स का सम जो है वो किसके बराबर आएगा, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वेक्टर a है, अगर 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो ये आ जाएगा axi कैप प्लस ayj कैप के बराबर, और b वेक्टर हमारे पास आ जाएगा bxi कैप प्लस byj कैप। ये वाला आंसर हम स्टूडेंट्स बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको पहले इसका आंसर बता रही हूँ कि ऐसा कब होगा, जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और इसका आंसर क्या है, नल वेक्टर। तो हम a की जगह पे लिख देंगे axi कैप प्लस ayj कैप, और b की जगह पे लिख देंगे bxi कैप प्लस byj कैप, और ये वाला प्लस का निशान एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास नल वेक्टर है, चूंकि वेक्टर है तो इसलिए इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन भी होती है, तो हम नल वेक्टर को लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आई कैप और आई कैप वाली जो टर्म्स हैं इनमें आई कैप को हम कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा ax प्लस bx, और कॉमन क्या आएगा, आई कैप। इसी तरह से ay और by जो है इनके साथ कॉमन आ रहा है j कैप, तो आप लिखेंगे ay प्लस by और ब्रैकेट्स में आप लिख देंगे j कैप। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप। अब इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे i कैप और j कैप के कोएफिशिएंट्स को, तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा ax प्लस bx इज इक्वल टू 0। आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें तो ax प्लस bx 0 के बराबर आ जाएगा, और ay प्लस by भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला, वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं ax वेक्टर प्लस bx वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, और ay वेक्टर प्लस by वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। यानी अगर दो वेक्टर्स का सम नल वेक्टर के बराबर है तो उनके कंपोनेंट्स का सम भी किसके बराबर होगा, नल वेक्टर के बराबर। यही इसका आंसर है। अब हम इसके जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी आंसर की उसकी तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर था सम ऑफ देयर कंपोनेंट्स विल आल्सो बी नल वेक्टर, यानी इनके कंपोनेंट्स का सम भी किसके बराबर होगा, नल वेक्टर का। उम्मीद है अब आपको ये वाला आंसर समझ आया होगा कि क्यों इसके कंपोनेंट्स का सम भी नल वेक्टर के बराबर आता है। अब हम स्टूडेंट्स 2.8 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.8 है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस
वुड अ वेक्टर हैज कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आपको स्टूडेंट्स पता है कि कोई भी वेक्टर है अगर, तो उसके आपके पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स, एक ए एक्स कंपोनेंट होता है और दूसरा कौन सा होता है? ए वाई कंपोनेंट। अब आपसे सवाल में ये कहा जा रहा है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड ए वेक्टर हैज कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी ए एक्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए किसके? ए वाई के मैग्नीट्यूड के बराबर। स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसको बताना है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है ए वाई, आपने रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में हमने जब रिजॉल्व करना सीखा था, तो ए वाई बराबर होता है ए साइन ऑफ थीटा के, और ए एक्स किसके बराबर होता है? ए कॉज ऑफ थीटा के। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? ए डिवाइडेड बाय ए के बराबर। तो ए से ए जब कैंसिल हो जाएगा, आंसर किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। तो यहां से स्टूडेंट्स हम यहां पे बताएंगे कि टेन थीटा दरअसल आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। तो यहां हम ये बताएंगे कि थीटा आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ पे 1। आप लोग कैलकुलेटर पे निकाल के देख लीजिएगा, शिफ्ट दबाइएगा, 10 दबाइएगा और 1 दबाइएगा, तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। आंसर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो अब हम स्टूडेंट्स इसके थ्योरी की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसकी थ्योरी है कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये उस वक्त मुमकिन है जब कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए? 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। अभी मैंने आपको समझाया भी है स्टूडेंट्स, तो फिर से हम इसमें देखेंगे कि दो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई किसी भी वेक्टर के, तो इनका मैग्नीट्यूड दरअसल बराबर है। तो ए एक्स मैग्नीट्यूड बराबर है ए वाई मैग्नीट्यूड। आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ए कॉज ऑफ थीटा और ए वाई की जगह पे ए साइन थीटा। तो यहां से आपके पास टेन थीटा 1 के बराबर आएगा और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां से हमने ये 45 डिग्री इसका आंसर निकाल लिया। तो हमें अंदाजा हो गया कि जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा तो उस वक्त उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो दरअसल उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.9 है स्टूडेंट, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी में किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं? अगर ऐसा मुमकिन है तो एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें, हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर बड़े डिटेल के साथ इस चैप्टर के शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, फर्स्ट लेक्चर में। तो जो वेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर हमेशा ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इसलिए जब इनकी फिजिकल नेचर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल नेचर। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज जो है इनकी फिजिकल नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है। स्केलर्स हैव मैग्नीट्यूड ओनली, आपको पता है कि स्केलर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, वाइल वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन। तो इस वजह से फिर हम कहेंगे कि ये सेकंड इसकी रीजन है कि हम इनको ऐड नहीं कर सकते। और थर्ड रीजन इसकी स्टूडेंट्स क्या है कि स्केलर्स जो हैं उनको हम ऐड करते हैं सिंपल अरिथमेटिक रूल से, यानी 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, ये सिंपल अरिथमेटिक रूल से। लेकिन जब वेक्टर्स को जमा किया जाता है तो उसके लिए स्पेशल रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जैसा कि हेड टू टेल रूल के जरिए हम प्लस करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि हम कभी भी किसी स्केलर क्वांटिटी में किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर होगा नो, वी कैन नॉट ऐड वेक्टर क्वांटिटी इनटू अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है स्टूडेंट्स? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर? क्या आप
ज़ीरो में नल वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, ज़ीरो एक स्केलर क्वांटिटी है और नल एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों फिर से डिफरेंट हैं देयर फिजिकल नेचर में। तो इस वजह से हम वही आंसर जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा था यहाँ पे लिख देंगे। सिर्फ फर्क क्या आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड नल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों इसका जवाब हम लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, हम ज़ीरो में नल वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। वजह क्या है, पहली वजह है बोथ ज़ीरो एंड नल वेक्टर आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल नेचर। पहली वजह तो ये है कि इनकी फिजिकल नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है। दूसरा, ज़ीरो इज अ स्केलर एंड नल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात भी हमें समझ आ गई कि ज़ीरो स्केलर है और नल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरी बात, फिर से वही बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्केलर्स जो हैं उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। यानी ज़ीरो जो है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और नल वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं सिंपल अरिथमेटिक रूल से, और वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं स्पेशल रूल्स यानी हेड टू टेल रूल्स के जरिए। जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। कैन देयर सम बी इक्वल टू ज़ीरो, एक्सप्लेन। तो क्या उनका सम जो है वो ज़ीरो हो सकता है, इसकी वजाहत करें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपसे कहा गया है कि दो वेक्टर्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। फर्ज करें ए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर आपके पास 5 है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी है और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास है 3। अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हम इन दोनों को अगर ऐड करें, a प्लस बी करें, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो आंसर हमारे पास नल वेक्टर के बराबर नहीं आ रहा। तो फिर किस वक्त ये नल वेक्टर के बराबर आएगा? ये ऐसा इस वक्त मुमकिन होगा जब आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है अगर 5 है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो -5 के बराबर आ जाए। तब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी आपके पास स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने ये अंदाजा लगाया कि जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो इस केस में हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इनका जो हमारे पास सम है वो किसके बराबर आ रहा है, नल वेक्टर के बराबर। तो इसको हम इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। जी, तो इसका आंसर स्टूडेंट यही है कि इफ a इज इक्वल टू 3 एंड b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, तो इन दोनों को प्लस करें, आंसर 7 आ रहा है। इसका मतलब है a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयर सम विल बी 0 ओनली व्हेन, जब आप a को प्लस 3 के बराबर रख रहे हैं तो b को अगर आप -3 के बराबर रखें, यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो इस केस में जो हमारे पास जवाब आएगा दोनों को सम करने से वो एक नल वेक्टर जवाब आएगा। ऐसा उस वक्त मुमकिन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यानी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है कि दो वेक्टर्स क्या हैं आपस में परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स इसके डाटा में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, यानी इन दोनों के दरमियान थीटा कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने की है ऑफ इक्वल लेंथ्स, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बराबर है। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये गिवन डाटा में है। आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ। तो इन दोनों वेक्टर्स का सम हो या डिफरेंस हो, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो एक तो a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी होना चाहिए, ये आपने बताना है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो। और दूसरी बात आपने ये बतानी है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये हमने प्रूफ करके बताना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अब इसके प्रूफ की तरफ। जी स्टूडेंट्स, प्रूफ को समझने से पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे। ये एक वेक्टर है a वेक्टर
और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है ये वेक्टर बी है। क्यों? क्योंकि आपको स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, ए और बी के दरमियान में। अच्छा, इनको हमने, ये इसका हेड है और ये वेक्टर बी की टेल है, इन दोनों को जमा करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर का हेड हम लोग जो है वो सेकंड वेक्टर के हेड से इसका हेड मिलाएंगे, तो ये रिजल्टेंट हमने ड्रॉ कर लिया। और ये रिजल्टेंट क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेंगे। वो नेगेटिव वेक्टर कैसे आएगा, बिल्कुल बी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास जो वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर बी आ जाएगा। यानी बी वेक्टर है, बिल्कुल यही उसका मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, लेकिन डायरेक्शन चूंकि इसकी अपवर्ड थी तो इसकी हमने क्या कर दी, डाउनवर्ड कर दी है, जिसकी वजह से ये माइनस बी वेक्टर हो गया है। अब हम ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर के साथ प्लस करेंगे, यानी हेड टू टेल रूल यहाँ फिर से अप्लाई करेंगे। तो वेक्टर ए की टेल से रिजल्टेंट का टेल मिलेगा और वेक्टर बी के माइनस बी के हेड से रिजल्टेंट का हेड मिलेगा। तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमने देखा कि ये आर वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड अब हम फाइंड करेंगे और इस आर डैश का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो अभी हमने कहा कि आर वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसी तरह से आर डैश वेक्टर जो है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर। तो अब हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। आपको पता है मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमने आर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। आर डैश का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि बी के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस बी का स्क्वायर, भी आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, तो हम यहाँ पे ये रिजल्ट निकालेंगे ए और 1 और 2 से। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेक्टर का मैंने एरो हेड नहीं लगाया, तो आर का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है किसके, आर डैश के मैग्नीट्यूड के। तो ये हमने प्रूव करके बता दिया कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है आर डैश के मैग्नीट्यूड के। अब हम स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि क्या आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ये एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है चूँकि ये ए और बी वेक्टर की लेंथ बराबर है, ये गिवन डाटा में मौजूद थी, आपको गिवन थी ये। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि एंगल LOM, ये इस डायग्राम में स्टूडेंट्स आप लोग देखें तो एंगल LOM जो है ये 45 डिग्री बन रहा है। अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये जो ट्रायंगल में ये एंगल बनेगा ये कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की लेंथ क्या है, बराबर। तो जब दोनों वेक्टर्स की लेंथ बराबर हो तो आपके पास ये वाला जो एंगल होता है वो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल LOM जो है वो दरअसल किसके बराबर आ गया है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री के। इसी तरह से नीचे जो हमारे पास एंगल NOM, ये वाला NOM जो आर डैश वेक्टर जो है वो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये भी कितना है, 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया कि एंगल LOM और एंगल NOM दोनों 45 डिग्री के बराबर हैं। तो आप टोटल एंगल निकालेंगे तो वो आपके पास किसके बराबर आएगा, इस डायग्राम में देखें तो ये बराबर आ जाएगा LON। टोटल वेक्टर कितना आ रहा है, तो टोटल एंगल कितना आ रहा है, एंगल LON, और वो किसके बराबर है, एंगल LOM प्लस एंगल NOM। तो हम यहाँ पे यही बात अगर मैथमेटिकली लिखें तो स्टूडेंट्स ये मैंने मैथमेटिकली इसको लिखा हुआ है, एंगल LON इज़ इक्वल टू एंगल LOM प्लस एंगल NOM विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री
प्लस 45 डिग्री, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 45 प्लस 45 आंसर 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब है आर वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू आर डैश वेक्टर। तो ये दोनों बातें हमने प्रूव करके बता दी हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, ये डायग्राम जो इस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायग्राम आपको समझ आ जाती है तो आप इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अगर डायग्राम समझ नहीं आएगी तो आप मैथमेटिकली इसको लिख नहीं पाएंगे। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।